नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11 नंबर का चैप्टर एक यात्रा यह भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, एक यात्रा यह भी एक कहानी है और इसके लेखक है रामदरस मिश्र जी। सबसे पहले हम रामदरस मिश्र जी के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। रामदरस मिश्र जी ने जो हिंदी साहित्य में सर्जन किया है, उसकी वजह से वह प्रथम कोटि के साहित्यकार के नाम से जाने जाते हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। यानी रामदरस मिश्र जी ने कहानियाँ, काव्य और उपन्यास आदि हिंदी साहित्य में प्रदान किया है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटा हुआ और पानी के प्रचार, यह दो उनके बहुचर्चित उपन्यास है। आपकी कविता के संग्रह है बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, एक पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, यह सारे उनके कविता संग्रह हैं। आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है। खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, यह उनकी कहानी संग्रह है। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो आम के पत्ते काव्य संग्रह है, इसके लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। यानी रामदरस मिश्र जी ने जो हिंदी साहित्य में सर्जन किया है, उसकी वजह से उन्हें अकादमी शिखर सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी में क्या बातें हैं और किन बातों के ऊपर यहाँ पर हमारी नज़र दौड़ती है, यानी इस कहानी के अंदर कौन से भाव है, वो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए करते हुए बहुत से प्रेरणा प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर एक कहानी है। इस कहानी के अंदर मोहन नाम का एक रिक्शा वाला है, जिससे जो जीवन में जो घटनाएं बनी है उसमें नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण और साथ ही साथ उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हैं, वह बातें यहाँ पर बताई गई है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। यानी इस कहानी में जो स्त्री सम्मान है, स्त्री सुरक्षा है, इन बातों के ऊपर ज़्यादा चर्चा की गई है, जो इस कहानी को बहुत ही उच्च शिखर पर ले जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं हम यह कहानी। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। लेखक कहते कि मैं बहुत यात्रा भीरू यानी कि बहुत ही डरता हूँ। यानी लेखक कहते कि मैं यात्रा करने से बहुत ही डरता हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। ये लेखक यहाँ पर कहते हैं कि यात्रा के समय बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कैसे कैसे लोग होते हैं जिनसे अपना पाला पड़ जाता है। पाला पड़ना यानी कि सामना हो जाता है। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो से। यानी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुख असहजता इस बात से होती है कि अनशन यानी मर्जी से मांगने वाले जो किराया ऑटो वाले होते हैं, जो मर्जी से मनमानी चलाते हैं और कुछ भी किराया मांगते हैं, उससे ज़्यादा असहजता होती है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। ये जो नया शहर होता है, वहाँ पर नए अलग अलग तरीके के कैसे कैसे लोग होते हैं, मिलते हैं, यह बात की भी चिंता बनी रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। अब लेखक है जो डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर जाते हैं। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी, लेकिन उनके साथ में उनकी पत्नी थी, इसके लिए वह बहुत ही आश्वस्त थे। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। जैसे आप देखो, अगर कोई नए शहर में जाओगे, आप जैसे ही बस से या किसी गाड़ी से नीचे उतरोगे, तभी आपके पीछे ऑटो वाले लग जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर ग्वालियर पहुँचते ही ऑटो वाले उनके पीछे पड़ गए थे। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। यानी लेखक उनकी बातों में नहीं आते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और आगे चलते रहते हैं। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, आप आखिर कहाँ जाएंगे ही, और कोई ऑटो
करेंगे ही तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। यानी जैसे लेखक और उनकी पत्नी आगे बढ़ते हैं, नवयुग उनके पीछे जाता है और कहता है कि बाबूजी रुकिए, आपको कहीं तो जाना है और आपको ऑटो तो करना ही पड़ेगा, रिक्शा तो करनी पड़ेगी, तो आप मेरा ही ऑटो क्यों नहीं लेते हो। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। यानी जो नवयुवक था उसके आवाज़ में कुछ ऐसा जादू था, कुछ ऐसा आकर्षण था कि लेखक कहते कि जो हाँ भाई चलो ठीक है, हम आपकी रिक्शा में ही सफ़र करेंगे। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। यानी जो लड़का है, जो नवयुवक है रिक्शा वाला, वह बहुत ही प्रेम भरी बातें करता रहा और उन्हें जिस डॉक्टर के पास जाना था वहाँ पर उसने पहुँचा दिया। उसके बाद उसके द्वारा बताए गए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। यानी जो लड़का है उस लड़के ने वांछित यानी उसकी इच्छा अनुसार उसने जो किराया मांगा वह देकर जो लेखक है डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाते हैं। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। जैसे ही वहाँ बेल बजाते हैं उन्हें वहाँ पता चलता है कि जो वहाँ डॉक्टर है उसने अपना क्लिनिक बदल दिया है, यानी जो क्लिनिक की जगह है वहाँ बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था, लेकिन जो ऑटो वाला वो नवयुवक था वह उन्हें बताता नहीं है कि मैं आपका इंतजार करूँगा, फिर भी वह इंतजार कर रहा था, उनकी राह देख रहा था। हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूँ। अब ये जो लेखक हैं, लेखक और उनकी पत्नी को जो डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी गई थी वहाँ पर उस क्लिनिक की जगह उसे पहुँचा देते हैं और कहते हैं कि बताइए मैं आपको कितने पैसे दूँ, आपका किराया कितना हुआ। बाबूजी इच्छा हो दे दीजिए, लेकिन उन्हें कहता है कि बापूजी आपको जितना इच्छा हो उतना दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना, लेकिन लेखक कहते हैं कि भाई डॉक्टर के घर से यहाँ तक आए हो तो इसका किराया तो अतिरिक्त हो गया, ज़्यादा हो गया। उसने पूछा बापूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि भाई आपको यहाँ से कहाँ जाना है। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। लेकिन कहते हैं कि आपको यहाँ से यानी डॉक्टर की यहाँ से क्लिनिक से आपको कहीं और जाना है। तो लेखक ने होटल का नाम बता दिया, लेकिन लेखक कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर समय लग सकता है, देर लग सकती है, अब यहाँ से चले जाओ। वह कुछ बोला नहीं, हम डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन वह ये कुछ बोलता नहीं है, वहीं खड़ा रहता है। जो लेखक है वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। 1 घंटे के बाद में जैसे क्लिनिक के बाहर निकलते हैं, लेखक और उनकी पत्नी देखते हैं कि वह लड़का जो ऑटो वाला है वहीं पर खड़ा है। अब हमें महसूस होने लगा कि यहाँ ऑटो वाला कुछ और है। अब लेखक और उनकी पत्नी को महसूस हुआ कि भाई यहाँ जो लड़का है यह कुछ और है। वह हमारे भीतर घर कर गया। वह लड़का जो है वह उनके भीतर यानी हृदय के अंदर घर कर जाता है। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ। जैसे ही लेखक को होटल छोड़ देता है, फिर से पूछता है कि भाई अब मैं कब आऊँ। यानी आप शहर में घूमे के फिरेंगे ना, यानी भाई आप यहाँ आए हो यानी ग्वालियर आए हो तो कहीं ना कहीं तो आप घूमोगे ना, फिरोगे ना। आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा, फिर आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है, लेकिन लड़का पूछता है कि आप यहाँ कब तक रहेंगे। कल शताब्दी से लौटेंगे। यानी लेखक कहते हैं कि भाई हम कल शताब्दी यानी जो रेल है उस रेल से यहाँ से निकल जाएंगे कल। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ। वो लड़का पूछता है कि भाई आपको शहर में घूमना है तो आपको घुमाने के लिए मैं कब आ जाऊँ। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि भाई आज हमें घूमना नहीं है, क्योंकि आज हम जो थक चुके हैं यहाँ वहाँ घूमकर, इसके लिए हम कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। वो लड़का कहता है कि ठीक है आपकी मर्जी, यह मेरा मोबाइल नंबर लीजिए और आपकी जब इच्छा हो तब मुझे बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम बताया ही नहीं। लेखक उससे पूछते कि भाई आप इतने समय से हमारे साथ हो लेकिन आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं। मोहन अच्छा नाम है। वो लड़का कहता है, ऑटो वाला कहता है कि मेरा नाम मोहन है। और लेखक कहते हैं कि वाह बहुत बढ़िया, मोहन नाम तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। जैसे ही लेखक ने बताया कि हम दूसरे दिन घूमेंगे तो उस कार्य की शुरुआत हो जाती है। वहाँ बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। यानी जो लड़का मोहन है ऑटो वाला, वो एक के बाद एक स्थान दिखाता रहता है। मुझे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन 91 दिन 92 दिन 93 दिन 94
बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। वो जो लड़का है मोहन रिक्शा वाला, उन्हें यानी कि लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उससे भी कमरे में बुला लिया। पूरा सर घूमे। जैसे ही होटल पर पहुंचे तो जो लेखक है उन्होंने उस लड़के को भी चाय पीने के लिए कमरे के अंदर बुला लिया। वो बहुत संकोच के साथ आया। वह शर्मा रहा था। संकोच के साथ उसके कमरे के अंदर पहुंचता है। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पति ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? जैसे चाय पीने के लिए उसे कमरे के अंदर बुलाया जाता है, चाय पीने के बाद में उनके साथ में जो पारिवारिक वार्ता है वह शुरू हो जाती है और लेखक की पत्नी उनसे सवाल पूछती है कि बेटे आप ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। लेकिन वो लड़का यानी मोहन कहता है कि नहीं अम्मा, मैं ग्वालियर का नहीं, लेकिन मैं आगरा का हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा। हमें लगा कि वो यहाँ कहते कहते कुछ बुराया था, यानी वो कहता है कि मैं ग्वालियर का नहीं हूँ, आगरा आया हूँ। इस बात के साथ उसे वह दुखी है ऐसा उन्हें महसूस होता है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। लेकिन लेखक और जो उनकी पत्नी है वो चुप रहते हैं, लेकिन वह लड़का खुद बोलता है, कहते कि आगरा में हमारा अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की है। और उसने अपनी पारिवारिक बात बताते हुए कहा, मोहन ने कि बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे, यानी माँ बाप गुजर गए थे, और उनके जो बड़े भाई है उन्होंने उसकी परवरिश की। भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था। कि कहता है कि मेरे बड़े भाई ने मेरी परवरिश की है और मेरे जो बड़े भाई है वह वकील है और मैंने भी शिक्षा प्राप्त की है, यानी मैं भी बीए पास हूँ। मैं नौकरी खोज रहा था कि में आगे क्या होता देखते हैं। एक चुप्पी सी छा गई। यानी कहते कि मैं नौकरी खोज रहा था, अचानक चुप्पी छा जाती है। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी हो। लेखक और उनके पति को ऐसा लगता है कि मोहन के साथ में कोई अवांछित यानी कोई दुखद न चाही घटना बन चुकी हो। उसे छेड़ा नहीं, यानी उस बात को आगे बढ़ाया नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। लेकिन लड़का यानी मोहन फिर से कहने की शुरुआत करता है। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मोहन कहता है कि मैं नौकरी की तलाश में था और इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। मैं जैसे ही इधर उधर भटक रहा था नौकरी की तलाश में कि रास्ते में मुझे एक लड़की मिल गई। बदहवास सी दिदियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। वह बदहवास से यानी एकदम करुण स्वर में प्रार्थना करती हुई, बदहवास यानी करुण स्वर में प्रार्थना करती हुई, दिदियाती हुई डरती हुई बोलती है कि मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन कहता है कि भाई क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। वह लड़की कहती है कि मेरे जो माँ बाप है वह मुझे एक अधेड़ यानी उससे ज़्यादा उम्र वाला जो इंसान है उसके साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। वह लड़की कहती है कि मैं कुएं में कूद जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस अधेड़ के साथ में तो शादी नहीं करूंगी, उस अधेड़ के साथ तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। जो मोहन है वह असमंजस में यानी परेशानी में पड़ जाता है कि क्या करूं, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं, कि मैं करूं तो क्या करूं और मैं कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वो कहता है कि भाई चलो हम स्टेशन है कि पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। आखिर में वहाँ उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में जो थानेदार है उससे सारी हकीकत बयान यानी जो बात है वह कहता है। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है, यानी वो जो थानेदार है वह भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगे कि भाई अभी इस लड़की का क्या किया जाए। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। वह थानेदार कहता है कि भाई इसके माँ बाप के खिलाफ FIR दर्ज कर लिख लेता, लेकिन अभी सबसे पहले वह नहीं, लेकिन इस लड़की की चिंता है कि इसका क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? यानी जो थानेदार है वो कुछ समय के लिए चुप हो जाता है और पूछता है कि मोहन तुम्हारी शादी हो गई है? मैं सिरे लाया, लेकिन मोहन जो है वो कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? जो थानेदार वो कहता है कि भाई
आपकी भी शादी नहीं हुई है, तो आप इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते, इस लड़की के साथ। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई भी क्या है। यानी आकस्मिक अचानक आने वाली इस प्रस्ताव से मोहन चकरा जाता है, लेकिन वह सोचता है कि भाई इससे अच्छा और कोई बात हो भी नहीं सकती, इसमें बुराई क्या है, मेरी भी तो शादी नहीं हुई है और थानेदार ने भी तो अच्छी बात कही है कि इसकी लड़की के साथ शादी कर लो। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए, लेकिन मोहन कहता है कि साहब आप तो कहते हो कि इसके साथ शादी कर लो, लेकिन पहले इससे भी तो पूछ लीजिए कि ये शादी करना चाहती है या नहीं। थानेदार ने उसे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन, जैसे थानेदार ने उसे पूछा कि भाई आप इस मोहन से इस लड़की के साथ ही करोगी, उस लड़की से सवाल किया जाता है। लड़की कहती है हाँ, लेकिन मोहन कहता है लेकिन क्या बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहती है, बात तय हो चुकी थी। लेकिन कहता है कि बाबूजी आप इस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते हो, लेकिन जो मेरी भाभी है उसकी बहन से मेरी शादी करना चाहती है और बात भी तय हो चुकी है, फिर अब क्या किया जाए। बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, लेकिन वो सोचता है मोहन कि भाई जो भाभी की बहन है उससे तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर सकता है, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। यानी भाभी की जो बहन है उससे तो कोई भी शादी कर सकता है, वहाँ पर कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जान खतरे में है, जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में, यहाँ जो लड़की है सुंदर भी है और परिचित भी है, और सबसे अगर बड़ी बात हो तो यहाँ आज संकट में है। इसे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। यानी इस लड़की के साथ अगर मैं शादी करता हूँ तो यह अच्छी बात होगी, यह विवाह करना एक मानवीय दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन फिर क्या। और हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। लड़का कहता है कि यानी मोहन कहता है कि भाई इस लड़की से विवाह तो एकदम न हो जाएगा, यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दी जाने का संकट है। यानी जो लड़की है अगर अपने घर वापस जाती है तो फिर से उस लड़की को उस अधेड़ के साथ में बेच दिया जाएगा। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज हो गए ही, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। यानी अगर मोहन कहता है कि मैं अगर इसको मेरे साथ ले जाऊंगा तो मेरे भैया भाभी नाराज हो गए, साथ ही साथ इस लड़की की जो माँ बाप है मेरे पर केस कर देंगे, और वो केस करेंगे कि मोहन लड़की भगा के ले गया। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। यानी समस्या को समझने के बाद में जो थानेदार वो सलाह देता है कि मैं इस लड़की को नारी निकेतन में रख देता हूँ कुछ दिनों के लिए। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ, और साथ ही साथ ये जो लड़की है इस लड़की से इसके माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। और 15 दिन के बाद में जो लड़की थी उस लड़की से मोहन की शादी करवा दी जाती है। थानेदार यह कार्य करता है। मैंने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। ये लेखक कहता है कि मोहन इसके उस थानेदार जैसे ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कथा सुन रहा हूँ, कहानी सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। जो थानेदार है बहुत अच्छे इंसान थे, वह कवि भी थे। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती हैं। यह जो थानेदार है ये कवि है, और कवि सम्मेलनों में वह कविताएं पढ़ता है और उनकी जो कविताएं है वह मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती है। हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई ही पड़ जाता है। यानी कि कहते हैं, वह कहता है, लेखक कहते हैं कि भाई हाँ, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा यानी देवदूत दिखाई पड़ जाता है। हाँ तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खपा हो गए और हमें घर से निकाल दिया गया। यानी मोहन ने उस लड़की जो संकट में थी, जो जान देने के लिए जा रही थी, जिसकी शादी एक अधेड़ से के साथ करवाना चाहते थे उसके माँ बाप, उसके साथ मोहन की शादी हो जाती है। इससे मोहन के भाई भाभी खपा हो जाते हैं और मोहन को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, कहता है कि एक तो पहली बात कि मैंने अपनी भाई की साली से शादी नहीं की, दूसरे
जिस लड़की से कि वह किसी और जाति की है, और दूसरी बात यह कि मैंने जिस लड़की के साथ की शादी की है वह दूसरी जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बापूजी, आगरा में हमारा निभा होना कठिन था। हाँ बाबूजी, यानी कि इसीलिए में हम ग्वालियर, जो भाई और भाभी ने मोहन को घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए वह ग्वालियर आ गए। और आगरा में जो निभा है वो करना भी बहुत ही कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु ये परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्वित करता रहा है। यानी कि भले ही पराये शहर में हमें अपनापन महसूस नहीं होता है, लेकिन परायेपन में भी अगर अपनेपन अच्छा हो तो जो व्यवहार है वह अच्छा ही होता है। हाँ, सही कह रहे हो। लेखक कहते कि हाँ, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी। और लड़का यानी मोहन कहता है कि भाई मैं यहाँ यानी कि ग्वालियर आ गया, तो यहाँ मेरे लिए कोई नौकरी है वह रखी नहीं थी। बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। बस यहाँ पर कोई नौकरी नहीं थी, इसके लिए मैंने ऑटो का दामन यानी ऑटो चलाना ही अच्छा समझा, और इसके सहारे मैं आज अपना जीवन निर्वाह चला रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। लेखक कहते हैं कि अगर देखा जाए मोहन, तो तुम बहुत बड़े हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आप बहुत ही बड़े इंसान हो मोहन, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग होते हैं सिर्फ लेक्चर देते हैं, लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन अपने व्यवहार जीवन में वह उसे उतारते नहीं है। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। यानी लेखक कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छी तरह से उस लड़की के साथ एकदम सस्तापूर्वक शादी कर ली, और उसे उसकी दुर्दशा में बदलने वाली थी। उसकी दशा को सुधारने में आपने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके जीवन में जो सम्मान मिला है वह आपकी वजह से ही मिला है। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। यानी लेखक को वहाँ कहते हैं कि हाँ बाबूजी, मुझे इस बात से यानी उस लड़की के साथ में मैंने शादी की, इसके लिए मुझे भी संतोष मिला है। मैंने तो उसके साथ शादी करके एक ही बार उसका उद्धार किया, लेकिन वह प्रायः हमेशा मेरे साथ हर संकट में जुड़ी रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। यानी जो मोहन है, मोहन ने लेखक को यह जो कहानी सुनाई, इस कहानी से जो लेखक का मन है वह बहुत ही भर गया, और वह मोहन के बीच में अपनापन महसूस करने लगे। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। अब जो लेखक है उसे वापस लौटना था, लेखक और उनकी पत्नी को। इसके लिए जो मोहन है उन्हें स्टेशन लेकर आ जाते हैं। उससे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वो बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अब जो मोहन है बाबूजी और उनकी पत्नी को स्टेशन लेकर आते हैं, इसके लिए बाबूजी यानी लेखक उसे 500 रुपये देते हैं, लेकिन मोहन कहता है कि रहने दीजिए बाबूजी, और यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। लेकिन लेखक कहते हैं कि भाई यह तो आपने जो श्रम किया है उसका है, आपके श्रम के बजाय आपको यह पैसा मैं दे रहा हूँ, मैं थोड़े ही दान में आपको दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। लेकिन मोहन कहता है कि बाबूजी, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसके लिए मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला है। लेकिन जब से आपसे मुलाकात हुई है, आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए हो। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। यानी आपकी तरफ से जो मुझे माँ बाप का प्यार मिला है, इसके आगे पैसे का भी कुछ मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लूँगा। वो कहता है कि नहीं बाबूजी, पैसा तो मैं और लोगों से भी कमा लूँगा, आपके पास से पैसा लेना मेरे लिए ठीक नहीं है। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन लेखक कहते कि भाई आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी तो समझो मेरी ओर से, कि मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। यानी अगर मैं आपके पास से 500 रुपये ले लूँगा तो यह ज़्यादा कहलाएगा, और
मैं अगर आपके पास से 500 रुपया रख लूँगा, 500 रुपया रख लूँगा, तो मैंने यानी एक बेटे ने एक पिता का, माँ बाप का शोषण किया, ऐसा होगा। इसके लिए जो मोहन है वो 500 रुपया ले लेता है और लेखक को 300 रुपये वापस कर देता है, करने लगता है। बोला, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा, यानी कि मुझे इतना पराया मत समझिए बाबूजी, लेकिन आप जब भी ग्वालियर आओगे तो मुझे यहाँ बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। वो मोहन कहता आखिर में कि भाई आपके पास में मेरा फ़ोन नंबर तो है ही, आपकी जब इच्छा हो तो मुझे यहाँ बुला लीजिएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या बाबूजी? लेकिन लेखक कहते कि मेरी एक शर्त है, तभी मैं आपको बुलाऊँगा जब ग्वालियर आऊँगा। वो शर्त क्या है? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। लेखक कहते कि आप, मैं जो आपको 500 रुपया दे रहा हूँ ये आपको चुपचाप लेना पड़ेगा, तभी मैं आपको फ़ोन करूँगा और आपको बुलाऊँगा। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जिसे कह रहा हो यह किसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। यानी वह 300 रुपया तो वापस ले लेता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि बाबूजी आपने यह कैसी शर्त रख दी कि जिसकी वजह से मैं आपकी बात मान गया और 300 रुपया ले लिया। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? यानी जो लड़का है आखिर में कहता है कि बाबूजी आपका जो फ़ोन नंबर है मेरे पास में है ही, तो अगर मैं आपको कभी भी फ़ोन करूँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि हाँ भाई क्यों नहीं, आप कभी भी मुझे फ़ोन कीजिएगा और आप फ़ोन कर सकते हो, और अगर आप मुझे फ़ोन करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। आखिर मोहन कहता है कि बाबूजी मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और लेखक आखिर में कहते हैं कि मैं केतु हूँ और मेरी पत्नी कामना है। और जब हम सिस्टम के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। यानी जैसे ही लेखक स्टेशन के अंदर जाते हैं वैसे ही जो मोहन है उसकी आंखों में अपनापन दिखाई पड़ता है। यानी यह जो कहानी है इसमें मोहन जो एक रिक्शा वाला है, और रिक्शा वाला स्त्री के प्रति स्त्री सम्मान, उसका स्त्री के प्रति दृष्टिकोण और स्त्री नारी के प्रति जो भाव है वो भाव बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और एक यात्रा, यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।